जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लाया है CDS1 2022 का पूरा एनालिसिस एंड आंसर की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी बड़ी वीडियो है लेकिन आपको पूरा ब्रीफ अप मिल जाएगा कैसा पेपर था। सबसे पहले क्योंकि CDS का जीके पेपर इज वेरी ब्रॉड, सारे टीचर्स से पैनल डिस्कशन के बाद यह पता चला कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। बहुत इजी टू मॉडरेट नहीं बोलूंगा। CDS का जीके हमेशा हायर स्टैंडर्ड्स का आता है भाई। एज ग्रुप भी तो हमें देखनी है, 19 से 25 साल के ग्रेजुएट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके चलते द पेपर लेवल वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब बात करें 120 सवालों का ब्रेकअप का, तो इधर पाई चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। CDS में हिस्ट्री एंड पॉलिटी मिला के 37 क्वेश्चंस है। इसका 37 क्वेश्चंस मैक्सिमम शेयर जाता है हिस्ट्री एंड पॉलिटी को। फिर है करंट अफेयर्स के सवाल। करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 18 सवाल थे, 18 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी में। साइंस की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर बायोलॉजी का था, 13 क्वेश्चंस का। उसके बाद फिजिक्स का 12 सवालों का। उसके बाद केमिस्ट्री का। इन टोटल इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, इकोनॉमिक्स में 13 क्वेश्चंस। इन टोटल 120 क्वेश्चंस में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वाज 80% पेपर अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, और 10 से 20% पेपर जो था वो बाकी साइंस का था। अब अलग अलग टीचर्स आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और पेपर को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट आंसर की के लिए आप हमारी वेबसाइट www.trishuldefenseacademy.in या .com पे जा सकते हैं, या blog.trishuldefenseacademy.com पे जाके पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। जय हिंद। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी व्यूअर को पता है कि आज CDS का पेपर हुआ, और CDS का पेपर जो हुआ है उसमें मैं जीके के क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा अगर जीके का पेपर का नेचर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है, मॉडरेट बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, पॉलिटी से आसान क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया है तो एंशिएंट हिस्ट्री से, जो हर वर्ष इस तरीके से पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जीके का। जीके के क्वेश्चन के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर आप आएंगे जीके में तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन या मिलियन प्लस सिटी। ये कह रहा है कि वर्ल्ड का वो कौन सा सिटी है जिसने जो है पहली बार 10 लाख की जनसंख्या को अचीव किया, तो उसका नाम है ए, लंदन। तो इस प्रकार 31 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 ये जो है इंडियन क्लाइमेट से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके अलावा ये कोपेन के क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स कोपेन स्कीम इज बेस्ट suited टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। तो ये कह रहा है कि राजस्थान के क्षेत्र में कोपेन के अनुसार कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देता है, तो बी, सी ऑप्शन। 32 का सी ऑप्शन, BWHW। 32 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है, वेयर आर द बरमूडा आइलैंड लोकेटेड। पूछ रहा है कि बरमूडा आइलैंड लोकेटेड कहाँ पे है। बरमूडा आइलैंड, तो बरमूडा आइलैंड के बारे में अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है कैरेबियन सी, ऑप्शन बी दिया है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी दिया है
गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन डी दिया है मेडिटेरियन सी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो बरमूडा आइलैंड आपको मिलेगा बी ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो 34 का ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का रहा है इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डिकेड। ये पूछ रहा है कि कौन से डिकेड में या कौन से दशक में भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्थिर था, स्टैटिक था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सी। 1921 से 51 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्टैटिक था। 35 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप आएंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर। मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है किस लिए जाना जाता है? तो जियोथर्मल एनर्जी के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है। 36 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 कर रहा है हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी सरकार अपने घाटे को, अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए न्यू नोटों की छपाई करता है, नए नोटों की छपाई करा जाता है, तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार 37 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो कह रहा है कौन सा फंक्शन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा? तो सप्लाइंग रिसोर्सेज, सस्टेनिंग लाइफ, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। तो तीनों होंगे 1, 2 एंड 3। 38 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हु एमंग द फॉलोइंग फार्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी एज ए मिजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी। 39 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नरेगा के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ऑप्शन दिया है इट इंश्योर्स 175 डेज। तो 175 डेज नहीं 100 डेज का बात करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी इट गिव्स हायर वेजेस टू वोमेन वर्कर्स, ये भी गलत है। सी ऑप्शन पीपुल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, नॉन स्किल्ड के लिए है, ये दोनों के लिए बोल रहा है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी 42 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पॉलिटी का क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा इमरजेंसी के बारे में नहीं बताया गया है। तो अगर आप आएंगे नेशनल इमरजेंसी, तो 352 में नेशनल इमरजेंसी बताया गया है, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, ये भी नहीं होगा, ये 356 में बताया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में बताया गया है।
तो ए बी सी नहीं होंगे, डी ऑप्शन। हेल्थ इमरजेंसी के बारे में कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, तो इस प्रकार 43 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 44, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू अ मनी बिल। तो ये जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों को मर्ज करके, और इसका बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आएंगे 45 नंबर का रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। कह रहा है कि किसको, कौन से आइटम्स को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। ए ऑप्शन कॉस्मेटिक्स, बी ऑप्शन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सी ज्वेलरी, डी पेट्रोल। तो पेट्रोल को जो है जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। 45 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एक नंबर स्टेटमेंट कर रहा है कमिटी ऑन एस्टीमेट इज एन एडहॉक कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो एस्टीमेट कमेटी एडहॉक कमेटी नहीं है, यह एक स्टैंडिंग कमेटी है। कैसा कमेटी है? स्टैंडिंग कमेटी है। तो एक नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। 2 नंबर स्टेटमेंट कर रहा है कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 सही है, तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 46 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ये कह रहा है कि इंडिया के सोशलिज्म में कौन सा सोशलिज्म नहीं दिखाई देता। एक है ए ऑप्शन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बी रेडिकल सोशलिज्म, सी कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, डी नेहरूवियन सोशलिज्म। तो अगर आप आएंगे रेडिकल सोशलिज्म नहीं दिखाई देता। 47 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में कह रहा है कि कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है जो ब्रिक्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप आएंगे सी ऑप्शन कर रहा है अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो अगर ब्रिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमी के कंट्री हैं। तो इस प्रकार 48 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब अगर आप आएंगे संघवाद का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि पावर्स को 2 स्तर पे क्या कर दिया जाता है? डिवाइड किया जाता है, सेंटर और स्टेट के लेवल पे। और कह रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे सिंगल सिटीजनशिप जो है यूनिटरी सिस्टम का लक्षण है। किसका है? यूनिटरी सिस्टम का लक्षण है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे 49 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वीराशिवा मूवमेंट इन कर्नाटका। इसका ए ऑप्शन होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे 53 नंबर द ruins ऑफ हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ए ऑप्शन होगा कोलोनल कोलिन मैकेंजी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे मैचिंग पे, तो मैचिंग पे अगर आप आएंगे तो ए का 2 होगा एंटीसोल्स, बी का 1 होगा, उसके अलावा सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। इस प्रकार अगर आप आएंगे
तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, आइसोहेलाइंस आर लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल। आइसोहेलाइंस किसको दिखाता है? तो आइसोहेलाइंस सैलिनिटी, समान सैलिनिटी को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग आइसोहेलाइन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एफडीआई के बारे में पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। देखिए, एक एफआईआई होता है और दूसरा होता है एफडीआई। जो एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है दूसरे इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाता है। उसमें व्यक्ति नहीं जाता, वो अपने देश में बैठे बैठे वहाँ के इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये एफडीआई का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को उस स्थान पे जाना पड़ेगा, कैपिटल के साथ, लेबर के साथ, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ। तो कुल मिला के कहने का मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उस देश में इन्वेस्टमेंट के लेवल पे उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये तीनों ऑप्शन जो है एफआईआई के हैं, डी ऑप्शन जो है एफडीआई के हैं। तो इस प्रकार 59 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको हमने आपको सॉल्व कराया और आपको जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन वेबसाइट पे सभी आंसर की अवेलेबल है। उसके अलावा सभी प्रकार के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उस वेबसाइट पे जाके जो है आप आंसर की चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी, फिजिक्स फैकल्टी त्रिशूल का आज आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसे आप जानते हो आज सीडीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें 120 क्वेश्चन में से आपके 12 क्वेश्चन फिजिक्स के आए हैं। और ये जो 12 क्वेश्चन आए हैं बहुत ही आसान आए हैं। 10th क्लास के अंदर तक ही सारे क्वेश्चंस थे। इसके लिए बहुत हाई आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं थी क्लास 11-12 के लिए। अगर आपने 9th-10th क्लास की फिजिक्स उठा के पढ़ी होगी, वो भी एनसीईआरटी से, तो आपको क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक के मिल जाएंगे एक्सरसाइज के, क्योंकि पेपर इतना आसान आया है इस बार फिजिक्स का कि उसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एनसीईआरटी उठानी थी और पढ़नी थी। चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उन 12 क्वेश्चन को जो यहाँ पे आए हैं। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को, और 12 क्वेश्चन जो है आप उसे चेक भी करिए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है, हम सेट ए के क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस को देखिएगा, दूसरे सेट्स वाले BCD वाले क्वेश्चंस तो वही हैं सारे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है? इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज +2 देन द इमेज इज। पहला ऑप्शन है इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा है ऑप्शन इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा है इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ है इन्वर्टेड, रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जब मैग्निफिकेशन आपका प्लस में होता है तो याद रखिएगा, प्लस का मतलब मैंने बताया था नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और इमेज की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। तो क्या कहीं आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? यस, वो इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? पहला। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन के बाद कम टू द सेकेंड क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन नंबर? What is the correct sequence of resistivity of silver, nichrome and glass at room temperature? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है रेजिस्टिविटी का सिल्वर पे, नाइक्रोम पे और ग्लास पे रूम टेम्परेचर पे? एनसीईआरटी की बुक फिर बोल रहा हूं, अगेन उठाइएगा, चैप्टर खोलोगे तो एक टेबल मिलेगी, सारे मेटल्स की उसमें रेजिस्टिविटी लिखी रहेगी, और उस रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिल्वर है वो नाइक्रोम से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि जो नाइक्रोम है वो 1 × 10⁻³ रेजिस्टिविटी है एंड सिल्वर है 2.2 × 10⁻³ रेजिस्टिविटी। तो वहां से यही क्लियर हो गया कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी नाइक्रोम से ज्यादा है। तो हम सीधे सीधे हमें ऑप्शन समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर डी है। ग्लास तक के पहुंचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यही क्लियर हो गया इस टेबल को देख के कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी नाइक्रोम से ज्यादा है। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है किसी सर्किट में तो करंट पे क्या असर पड़ता है उसका? रिड्यूस सब्सटेंटली, अचानक से रिड्यूस हो जाती है, अचानक से एकदम कम हो जाती है, या डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं होती है। थर्ड, इंक्रीज हेवनली, अचानक से करंट बढ़ जाती है इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फोर्थ, कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो होता क्या है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, उसको हम बढ़ा देंगे ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ठीक, बहुत कम हो जाएगी। क्यों? करंट और रेजिस्टेंस क्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और किसी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट तब होगा जब रेजिस्टेंस की क्वांटिटी बढ़ जाए, एट वेरी हाई रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, करंट बहुत कम हो जाए, तो वो वायर क्या होगा? हीटअप हो जाएगा, और हीटअप हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि किसी भी वायर में सर्किट में शॉर्ट सर्किट तब होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट बहुत कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो करंट है सर्किट में वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस सब्सटेंटली, करंट कम हो जाएगा और आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तभी शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिड्यूस सब्सटेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे यहीं पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फिजिक्स का, What happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled and the distance between them is also double? क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में? ये रहे वो दो ऑब्जेक्ट, ठीक, इनके बीच में जब मास एक ऑब्जेक्ट का डबल हो जाए। चलो, इसका मास हमने बोला एक ऑब्जेक्ट का डबल हो जाए, तो ये हमने 2x मान लिया और m2 को हमने x मान लिया। फिर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी डबल हो जाए, ये मान लिया हमने डबल है। तो क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला होता है F इज टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, यानी F की ये कांस्टेंट होता है, ठीक। ये डबल हो जाए 2x इंटू एक्स, ये भी डबल हो जाए 2 का स्क्वायर, दैट इज ये भी क्या आ जाएगा 4, ये 2x लेंगे x स्क्वायर तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी F इज इक्वल टू जी बाई 2। तो F का रिलेशन अगर हमने निकाला तो क्या आ रहा है? द फोर्स वुड बी हाफ्ड, क्या फोर्स हाफ हो जा रही है, यानी इसका सही जवाब क्या है? सी, द फोर्स वुड बी हाफ। ठीक, निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस फॉर्मूला और डेरिवेशन चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ऑफ कोर्स, हम जब मोटर में स्विच ऑन करते करंट सप्लाई होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जाती है और कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? मैकेनिकल में। और तभी फैन क्या होता है? फैन हो गया या जो भी आपने डिवाइस ले लिया, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ है, रोटेट होने लगती है। तो पहला जवाब तो बिल्कुल सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे डिपेंड है। ऑफ कोर्स, माइकल फ्राडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन किया, चीजें इसमें बताई और इसी पे बताने पे उन्होंने इंड्यूस करंट हमें दिया, और जब इंड्यूस करंट मिली तभी तो हमको एसी करंट और डीसी करंट मिली, और उन्हीं के बेसिस पे जनरेटर बना। तो ये तो ऑफ कोर्स ये तो सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स, अगर मैग्नेट की हम बात करें, कॉइल की भी बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या रहती है? एकदम स्ट्रेट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। तो बचा क्या? फोर्थ, एक वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। अरे नहीं, जिसमें करंट होती है, जिंदा होती है, इसको लाइव कहते हैं, वो ग्रीन नहीं, वो रेड होती है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा? क्योंकि हमसे गलत वाला ही पूछ रहा है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट वेट 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा एक प्लैनेट, ठीक। जो ऑब्जेक्ट है वेट का 9 न्यूटन, अर्थ पे क्या है 9 न्यूटन है, ठीक। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट? वेट क्या होगा प्लैनेट पे, ठीक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक। क्या है? सर प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम है अर्थ पे है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर एंड जी पी इज इक्वल टू जी एम पी बाई आर स्क्वायर। और इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे, 9 टाइम कह रहा है तो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 9 टाइम ऑफ द जी पी। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? द वेट वुड बिकम्स द 9 टाइम। तो उसका सही जवाब क्या है? सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस पूरे इजी हैं, हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, या कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार, या ऑसिलेशन ऑफ स्टार लाइट। तो इसका सीधा सीधा जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लैनेट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट प्रेस बैक आउट थ्रू द ग्लास। यस, तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज द 23rd। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? बोला कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक। हमने कहा ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे हम कहाँ रखें कि इमेज की जो नेचर मिले एकदम रियल मिले, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 15 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24th, जो अदर्स में है, मतलब बहुत ही आसान चैप्टर एक है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लास 10th में, ठीक। एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, उसी से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट? बायोगैस मीथेन कंपोज होता है, बिल्कुल सही है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। एक चीज इसमें बस ध्यान से ये देखिए, जो डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग बोल रहा है ये, ठीक। डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग में ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं होता, प्रेजेंस होता है, ठीक। इसलिए हम काउ डंग से ऑक्सीजन बनाते भी हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है आपका 120, वो भी एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चंस बहुत इस बार आए हैं और आपसे पूछे इसलिए गए हैं क्योंकि उन चीज़ों के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस का ही मतलब सीडीएस में पूछा जाता है कि जो चीज़ें हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, और अगर उसके भी जवाब हम ना दे पाएँ तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। क्लियर? तो this one, which one of the following is exhaustible but renewable natural resources? ठीक, इनमें से कौन सी चीज exhaustible है और renewable natural resources है? Soil, water, energy, they all are the renewable resources, but inexhaustible renewable resources. exhaustible की बात करें तो सिर्फ एक ही है, that was the landscape in its the natural condition. तो ये थे वो 12 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे फिजिक्स में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करिएगा अगर जिनका सिलेक्शन ना हो पाया या जिनको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, मैं आशीष पांडे, केमिस्ट्री फैकल्टी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि सीडीएस का एग्जाम हुआ है और उस सीडीएस के एग्जाम में केमिस्ट्री के
7 क्वेश्चंस आए हैं 120 में। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चंस थे। वैसे जो ओवरव्यू है पेपर का वो यही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सामान्य हैं, बहुत सरल हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप जनरली अपने लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये उन चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में रोज यूज़ होते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस पर देखते हैं और उनके आंसर्स को जानते हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। सो 1 मोल ग्लूकोज को पूरी तरीके से बर्न करने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है, और यहां पे एक आपको आंसर दिया हुआ है, ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद द सोडियम सल्फेट। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती हैं। सो 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड आते हैं मीन्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। मिथेनोइक एसिड IUPAC नेम है फॉर्मिक एसिड का, और फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है आंट के स्टिंग में, मीन्स आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन molar weight. So given weight is 104 gram and molar weight of helium is 4, so it will be 26, means answer is C, answer is B. Next is while burning hydrocarbon fuel, if we see a yellow flame with lot of black smoke, it means that the fuel is। सो 2 तरीके के आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बर्निंग से क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है और अनसैचुरेटेड से येलो फ्लेम। तो अगर येलो फ्लेम की बात हो रही है मींस आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस है, सैचुरेटेड मींस सिंगल एंड अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड, और ये बोल रहा है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मींस सिंगल बॉन्ड, मींस जो आपके अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे वो 0 होंगे। इस तरीके से आपका 2 ऑप्शंस हैं ए और सी। अब आप यहां पे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे साइक्लोहेक्सेन में, तो ये होता है 18, मींस 12th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड न्यूट्रल इन नेचर बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर एसिडिक। तो यहां पर भी बात मेजॉरिटी की कुछ भी नहीं बोला जाता है, मतलब मेजॉरिटी की बात होती है, और मेजॉरिटी में नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मींस 13 का आंसर हो जाएगा बी। So it is all about the today's paper. Thank you for watching this video. जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सभी का स्वागत है। मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो आज CDS और NDS का पेपर हुआ है, बच्चों ने काफ़ी सुंदर इसके जवाब दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमें मिल रहा है सिलेक्शन की तरफ। तो सिलेक्शन मिल रहा है आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो वो बच्चे जो इस इंस्टीट्यूट से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं जो CDS का जनरल पेपर फर्स्ट पेपर होता है, उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताएंगे। यहाँ पर जो इस बार बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उस 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सेट नंबर A का है, ठीक है। और जो भी सेट B C D है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे आप देख सकते हैं। तो सेट A का जो पहला बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 9 आया है, ठीक है।
ये जनरल क्वेश्चंस है। मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन, ठीक है, तो यहाँ पर एंट स्टिंग जो है इसका सही आया है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चंस जितना भी कोर्स है आपके सभी जो है टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आया है वो फंजाई से आया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो आपका सिलेबस है उससे पूछा गया है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मिथेनोइक एसिड इज रिलेटेड टू एंट स्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टिश्यू जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में आता है, तो यहाँ पर दो टाइप के टिश्यू हैं, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द ओसोफेगस ऑफ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड। तो वो कौन सा टिश्यू है, जब आप जैसे कि आप गर्म चाय कभी पीते हैं तो आपके माउथ के अंदर की लाइनिंग क्या होती है, जल जाती है और एक मसल्स टाइप का लटक आता है, वो टिश्यू है। एंड वो टिश्यू जो है वो स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटेड मसल्स, ये आपके मसल्स वगैरह में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर है। स्मूथ मसल्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यू है। तो हमारे जो है कि एक्सीडेंट वगैरह में इंजर्ड हो रहा माउथ पार्ट में, ओसोफेगस में, वो स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपको दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये चैप्टर सेल से आया है, बेसिक चैप्टर है। सेल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट क्या, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गलत। ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन का इसका जो है कि कंपोजिशन होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत होगा। इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, परमिएबल सभी के लिए नहीं है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। जैसे कि ग्लूकोज, शुगर वगैरह है, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो ये थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इनको अलाउ नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल, ये आपका आंसर सही है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो गैसेस को अलाउ करता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, इसमें से ये आ जाते हैं, परमिएबल होता है, अंदर आ सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल है, एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ मेनी मटेरियल। यहाँ दो प्रोसेस होते हैं, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एनगल्फ से रिलेटेड बात कह रहा है, और यही बात आपको सही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए कितना अच्छा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बायो का क्वेश्चन है, प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ। ये बच्चे जानते हैं कि ग्लूकोज किस प्रोसेस से बनता है, ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है आपके फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपको दिख रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन निकलता है, तभी हम लोगों को इस पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ से ग्लूकोज मतलब भोजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रोसेस से है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपको फूड एंड न्यूट्रिएंट से क्वेश्चंस आया है, और विटामिन से तो हर बार एक क्वेश्चंस आता ही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जो ये रिकेट्स है, रिकेट्स ये बोन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर विटामिन डी हुआ, ठीक है, क्योंकि देखिए सनलाइट से लोग जो है कि ठंड में देखिए सनलाइट को लेते हैं, धूप को लेते हैं विटामिन के लिए, जिससे जो हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती है। छोटे बच्चों में भी देखिए थोड़ा शुक्लनपन होता है, कोई डिजीज़ होती है, तो जब सनलाइट लेते हैं तो इनमें रिकेट्स की डिजीज़ दूर होती है। विटामिन सी से तो स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी से बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिकेट्स जो हो रहा है वो विटामिन डी की कमी से हो रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बायोलॉजी के हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, बेटा इस बात को ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में यहाँ पर आए हैं। तो 19 क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये कहाँ से किस चीज़ को लेकर जाती है, ब्लड का, कौन सा आर्टरी है, कैपिलरी है, इसका क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है। पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट से, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट का 4 चैम्बर है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डीऑक्सीनेटेड चैम्बर है, ये ऑक्सीनेटेड चैम्बर है, तो जो ब्लड लेके जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन हार्ट से लेकर जाती है लंग्स में, तो कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो ये देखिए ए का फॉर्मूला। कैपिलरीज कनेक्ट करती है आर्टरी को वेन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया 4, तो 4 3 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो गया। बाकी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। कोरोनरी आर्टरी है, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स, ये यहाँ पर हो गया। और पल्मोनरी वेन जो लंग्स से लेकर हार्ट में आती है, और ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस है, एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चंस पूछ रहा है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा होगा तो आपका आंसर एकदम सही होगा। ये 12 क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाएंगे क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए इस बार। और जो जितने भी बच्चे इस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में क्लास किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बेस पर, सभी को यहाँ पे सिलेक्शंस मिलना एकदम निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन के स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है। डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्टमक है, यहाँ से ओसोफेगस से स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है, ये स्टमक, ठीक है। फिर ये ड्यूडेनम, तो यहाँ से कंसंट्रेटेड HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको म्यूकस जो है इसको डाइल्यूट करता है। और इसका फंक्शन है, जो फूड्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, किल करता है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से एकदम क्वेश्चन सिंपल उठा रहा है, हर एक टॉपिक से उठाया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, ये नीचे ही है 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। लिटमस कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो देता है। ये लिटमस जो है आपका लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से क्वेश्चंस पूछा गया है। लाइकेन से आपका लिटमस, डाई, मेडिसिन्स वगैरह बनते हैं। और लिटमस जो है गुड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस है, एयर पोल्यूशंस का ही बताता है। और एयर पोल्यूशंस का कौन सा बताता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बताता है। तो लिटमस कौन देता है, यहाँ पर लाइकेन देता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन है, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। जो भी बरसात होती है उसमें जब एसिड की मात्रा होती है तो उसमें किस चीज़ की प्रेजेंस होता है, उसमें कौन सा एसिड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन जिसने भी लगाया एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स। देखिए, जो म्यूटेशन होता है, सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीन, डेफिनेशंस ही बोल रहा है, जीन में कोई सडन चेंज हो जाए उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो वायरस का पूछ लिया है, तो वायरस में भी यहाँ जेनेटिक मटेरियल में ही कोई चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 का 29, ठीक है। ईस्ट विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। अब ईस्ट पूछ रहा है किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। ईस्ट जो बिलोंग करता है वो आपका फंजाई में बिलोंग करता है, ठीक है।
और इसी ईस्ट से आपका ब्रेड वगैरह बनता है, इसी से बियर बनता है, इसी से वाइन वगैरह भी बनता है। और ये ईस्ट बिलोंग करता है फंजाई में। तो देखिए यहाँ पर फंजाई आपका दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है ईस्ट का, कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हाइफी। देखिए यहाँ पर भी हाइफी है, ये भी क्या है, फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इस यही हाइफी जब ज़्यादा हो जाते हैं तो माइसीलियम बनते हैं। और हाइफी क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हाइफी आर थिन थ्रेड फॉर्म बाय मेनी फंजाई। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू फंजाई। दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हुआ तो वैक्सीन से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 102 है। और इसी सेक्शन ए का ही, सेट ए का ही वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। और यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा रीजनिंग नहीं देना है, सिंपल आपको पता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 102 वैक्सीन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो वैक्सीन लग रही है वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड सभी को पता है, और एक स्पुतनिक वी है। ये आया आपका क्वेश्चन 102। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैक्सीन एंड कैटेगरी टाइप। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, तो ये बात सही है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन ये गलत है। स्पुतनिक वी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, तो ये सही है। तो ए 1 और 3 सही है, 1 और 3 आपका यहाँ पे आंसर सी हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि 12 क्वेश्चन टोटली बायोलॉजी बेस्ड थे। एक यहाँ वैक्सीन से रिलेटेड करंट से मिला दिया है। तो ये था आपके 12 क्वेश्चंस। अब ये 12 क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेंगे। और जो जितने भी बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, ठीक है, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आप आइए। कल से ही हमारे लोगों के यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी आके एडमिशन लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।